अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों ने तबाही मचा रखी है। कराची में जो बारिश हुई है गुज़श्ता रोज़, उसके बाद पूरे शहर का निज़ाम चौक हुआ है। बिलखुसूस शारा फैसल और दीगर इलाकों में भी ट्रैफिक जैम हुआ है, लोगों को नुकसान भी पहुँचा है। अब इस सारे मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कराची का बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेस बना रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि पहली बार जो कराची का बल्दियात का महकमा है या कराची की जो म्यूनसिपैलिटी है उसका इंतज़ाम पीपल्स पार्टी के पास है। इससे पहले दीगर जमातें यहाँ पे और बिलखुसूस MQM यहाँ पे बरसर इक़्तिदार रही है। बहरहाल लोगों को दुश्वारी हुई है। ये तकरीबन कुछ एरियाज़ में 200 मिलीमीटर और कुछ में 200 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कराची के मुताबिक मामूल से ज़्यादा की बारिश तो है, लेकिन मसाइल जिस तरह एक्सपोज हुए हैं वो खासे गंभीर सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं। इस पर सियासत भी जारी है, लेकिन मसला ये है और सवाल ये भी है कि कराची के इन मसाइल का हल क्या है। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बुनेर और सवात गए। सैलाब मुतासरीन से उन्होंने मुलाकातें की हैं, जायज़ा लिया है, फ़ज़ाई जायज़ा लिया है जिस पैमाने पे तबाही हुई है, और सैलाब मुतासरीन को हर तरह की जो मदद है वो देने की यकीन दहानी करवाई गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ और गैर कानूनी जो तामीरात हैं उनके ख़िलाफ़ हुक्म दिया है कि इनको जल्द अज़ जल्द ख़त्म किया जाए। इस मौके पे जो वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर हैं वो नज़र नहीं आए हैं, उन्होंने इस्तकबाल नहीं किया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का। बहरहाल ये आफ़त का माहौल है, और ये जो आफ़तें आज आ रही हैं अब इनका तदारुक कैसे होगा और इनसे पेशगी इंतज़ामात सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी क्या है, इसके प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। इंतहाई सेंट डेवलपमेंट ये है कि वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब जो हैं वो अफ़गानिस्तान में हैं। सैफ़रीकी जो मुज़ाकरात हैं वो हुए हैं अफ़गानिस्तान के साथ, बिलखुसूस पाकिस्तान में जो अमन है इससे मुतालिक बात की गई है, अफ़गानिस्तान के लोगों की बेहतरी के लिए बात हुई है, और चीनी वज़ीर ख़ारिजा की आमद भी पाकिस्तान हो रही है 21 अगस्त को। इन तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमें सईद गनी साहब ने ज्वाइन किया है, सूबाई वज़ीर हैं, वज़ीर बल्दियात हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया सईद साहब आपका। सईद साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। मामूल से बारिश ज़्यादा होने का जवाज़ जो है वो अवाम भी नहीं मान रहे, आपके सियासी मुखालिफिन भी नहीं मान रहे हैं। पीपल्स पार्टी क्या समझती है कि जो कुछ कराची में हुआ, पूरा शहर चौक हुआ, ये इंतज़ामी कोताही हुई है इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये तो बड़ा एक स्वीपिंग सा स्टेटमेंट है कि अवाम भी नहीं मान रहे हैं। मुमकिन है बहुत सारे लोग बात को तस्लीम भी कर रहे हों, चूँकि उन्होंने खुद सामना किया है और देखा है कि कितनी बारिश हुई है। बाकी जो हमारे सियासी मुखालिफिन हैं उनके लिए तो हमेशा कहता हूँ सोने की हो जाए तो वो उनसे कीड़ी निकालेंगे, और उनका काम है, हमें उसका खैर बुरा भी नहीं मानना चाहिए। आपने खुद कहा कि मामूल से ज़्यादा बारिश हुई, और मामूल से ज़्यादा बारिश अभी पिछले दिनों अगर रावलपिंडी में हुई, वहाँ क्या सूरत हाल हुई वो भी आपने यकीनन देखी होगी। लाहौर में हुई, पंजाब के दीगर शहरों में हुई, और अगर GB की, कश्मीर की और KPK में जो कुछ हुआ क्लाइमेट चेंज की बिना पर जो जिन हादसा का उनको सामना करना पड़ा तो बहुत ही हौलनाक और भयानक किस्म के वाक़यात वहाँ हुए। हम सब इसका निशाना बन रहे हैं, जो क्लाइमेट चेंज की जिसकी बिना पर तब्दीली आ रही है मौसमी, और पूरी दुनिया इसका शिकार हो रही है। कराची में माजी में भी बारिशें ज़्यादा हुई और तकालीफ का सामना लोगों को करना पड़ा, लेकिन ये कराची दुनिया का कोई वाहिद शहर नहीं है जहाँ पर अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। मैं जो हमारे जैसे ममालिक हैं उनको तो आप छोड़ दें, जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, उनके पास उनका जो निज़ाम और नस्ल हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। न्यूयॉर्क में भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-3 हफ्ते हुए हैं वहाँ बारिशें हुई, यही सूरत हाल देखने में आई। वहाँ उससे कुछ अर्सा पहले ह्यूस्टन में, टेक्सास के कुछ और इलाके में हुआ, वहाँ ये सूरत हाल रही। चाइना में हुआ, ये सूरत हाल रही। पेरिस में हुआ है, स्पेन के कुछ शहरों में हुआ, और दुबई जैसे मैं समझता हूँ कि दुनिया के वो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहरों में उसका शुमार होता होगा। वहाँ जो कुछ हुआ वो तबाही कभी दुनिया ने नहीं देखी थी, लेकिन वो भी वहाँ पे हुई। तो अब अगर ऐसे बड़े बड़े शहर जिनके पास वसाइल भी हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी भी है, जिनके पास माहिरीन भी हैं, अगर वो भी अल्लाह के सामने नौज़ बिल्लाह कोई नहीं खड़ा होता तो वो कैसे खड़े सकते? वो भी नहीं खड़े सके, और उनके शहरों में भी तबाही आई। तो अगर कराची में बारिश ज़्यादा होगी तो ये हम बिल्कुल क्यों तसव्वुर कर लेते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं होगा और सड़क पे पानी भी नहीं ठहरेगा और ट्रैफिक भी जाम नहीं होगा और घर के अंदर पानी भी नहीं जाएगा। ये मुमकिन नहीं है। अगर कोई ये तवक्को करता है, ये तसव्वुर करता है तो कोई करता रहे। हम बतौर हुकूमत जब ये बारिश की फोरकास्ट हुई थी, हमें उस वक्त भी अंदाज़ा था कि अगर बारिशें एक मखसूस मिकदार से ज़्यादा हुई
तो यकीनी तौर पर बावजूद हमारी बेतहाशा कोशिशों के हमें मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और वो हमने सामना हुआ। लेकिन जो बुनियादी चीज है, देखिए आपने बताया है कि शाहरा फैसल बंद हो गई, ये मानता हूँ, शाहरा फैसल नहीं, पूरा शहर बंद हो गया था कल तो। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, कराची की हर शाहरा पे प्रॉब्लम था और वहां पे ट्रैफिक जैम हुआ, लोगों को तकलीफ हुई। लेकिन जो हुकूमत की और इदारों की कारकर्दगी देखने का पैमाना होना चाहिए वो ये है कि बारिश बंद हो गई, उसके बाद कितने घंटों में हमने जो जिंदगी थी वो रिस्टोर कर दी। कल रात 10-11 बजे के करीब करीब शाहरा फैसल हमने काफी हद तक जो है वो खोल दिया था। 1-2 स्पॉट्स फंसे थे और वो भी हमने कल सुबह तक जो है उसको, आज अर्ली सुबह तक वो भी थ्रू हो गए। मैं आज सुबह 9 बजे निकला और 9 बजे से लेके कोई 3-4 घंटे तक कराची के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ जो अहम मेन शाहराएं हैं जिसको लोग काउंट करते हैं, जो लोग मीडिया पे दिखा रहे थे, मैं हर उस सड़क पे गया और तमाम की तमाम शाहराएं जो हैं वो चल रही थी, वहाँ गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी थी। ऐसे स्पॉट्स जरूर थे जहाँ पर कुछ पानी था, लेकिन इतना नहीं था कि वहाँ से गाड़ी ना गुजर सके। आप जो बात कर रहे हैं, सईद गनी साहब, आप जो फरमा रहे हैं, ये कुदरती आफात जो होती हैं हर जगह होती हैं, हर जगह लोग मुकाबला भी करते हैं, मुश्किलात का शिकार भी होते हैं। 2020 में इतनी ही बारिशें हुई थी और बड़ी तबाही मची थी। उसकी रोशनी में कुछ इक़दामात ऐसे तो होने चाहिए थे कि इस दफ़ा, एक है 2-3 घंटे के लिए शहर का बंद होना, यानी सड़कों का बंद होना। एक है कि ऐसी वाक़यात के आज तक गाड़ियां वहाँ की वहाँ खड़ी हुई थी, दोपहर तक छुट्टी किया जा रहा था, आपको आज छुट्टी करनी पड़ी। ये जो 20 में आपकी हुकूमत के दौर में ये कुछ हुआ था, तो उसके बाद कौन से ऐसे इक़दाम किए गए कि जिसकी वजह से आप समझते हैं कि उसमें और इस दफ़ा में फ़र्क पड़ा? लोगों को तो फ़र्क महसूस नहीं हुआ। जी मैं नहीं, अब देखिए मैं आपसे कर दूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। 2020 में जो बारिशें हुई उस वक्त भी कुछ ऐसे इलाके थे कराची के जहाँ जो क्रोनिक थे, जहाँ हमेशा हर बारिश में प्रॉब्लम्स होती थी, वहाँ ज़ाहिर है कि 2020 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब ये जो नर्सरी का मकाम है जहाँ पर ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तैरती हुई नजर आई, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा सा और जगह पे हुआ, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा हाईलाइट वो जो तस्वीरें मीडिया में दिखाई गई उसी मकाम की थी। अच्छा, नर्सरी से अगर कुछ लोग वाकिफ हों तो ये एक बिल्कुल प्याला नुमा जगह है। ये शाहरा फैसल में अगर आप मेट्रोपोल से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, जब नर्सरी की तरफ जाएंगे तो आप डिप्रेशन में जाते हैं, ये थोड़ी सी सड़क के नीचे है। इसी तरह इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो आबादी है PCHS की, वो भी छोटी छोटी पहाड़ियां थी, वहाँ आबादियां, तो वहां से भी पानी सीधा यहाँ आता है, शाहरा फैसल से भी आता है, शाहरा गाइडिंग से भी आता है। और जब सारा पानी इकट्ठा होता है तो डेफिनेटली वो पानी गाड़ियों को डुबोता भी नुकसान पहुंचाता है। हमने यहाँ पर ड्रेन का बंदोबस्त किया और जो लोग वहाँ रहते हैं उन्हें पता है कि हमने कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट पे काम किए थे, जिसकी वजह से निस्बत। अच्छा, इसकी राइट हैंड साइड पे एक गुलिस्तान जफर है जिसकी वीडियो 2020 में बेपनाह वायरल हुई थी और लोगों के घरों की छतों तक पानी था। वहां पर इस पर भी पानी आया होगा, लेकिन जाके चेक कर लीजिए कि वहाँ सूरत हाल बेहतर थी। वहीं PCHS का जो ब्लॉक 2 है वहाँ पे निस्बतन इस वक्त हालत बेहतर थी, वहाँ भी बेपनाह पानी आया था। उसके बाद आगे जो नाले हैं उन नालों पे हमने काफी काम किया। यूसुफ बोर्ड का एक इलाका है, उसको हमने ठीक किया। स्टार गेट पे प्रॉब्लम होती थी, स्टार गेट पे अभी भी प्रॉब्लम, लेकिन वहाँ कुछ और वजूहत भी हैं। जो पानी शाहरा फैसल पे बारिश का जमा होता है उसको तो हम डिस्पोजल उसका कर देते हैं, लेकिन पुराना जो हमारा एयरपोर्ट है उसकी तरफ से सारा पानी जो है यहाँ छोड़ा जाता है। कुछ और हमारी आबादियां हैं, अब जाहिर है जब बारिशों में उनके यहाँ पानी होता है तो वो भी अपने पंप्स लगाते हैं और सारा पानी मेन रोड्स के ऊपर ड्रेन करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो सिस्टम हमने बनाया था जो पानी वहां से निकालने का है वो तो काम करता है अपनी जगह पे, लेकिन जो एक बहुत बड़ी मिकदार में एक एडिशनल पानी जो है वहाँ पे मुसलसल आता रहता है, उसकी वजह से वहाँ प्रॉब्लम मजीद पैदा हो जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मैं ये कोई 5-6 मकामात हैं जो यूसुफ बोर्ड याद है, गुलिस्तान जफर याद है, नर्सरी की जगह याद है, स्टार गेट याद है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जगह हैं जहाँ पे हमने कुछ ना कुछ चेंजेस की और वहाँ पे निज़ाम को बेहतर किया है। लेकिन मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि हम जितना ठीक कर लें, जितनी बेहतरी लेकर आ जाएं, अगर बारिश में कोई ये तस्वर करता है कि सड़क पे पानी नहीं ठहरेगा तो ये किसी की राय हो सकती है, किसी का हो सकता है, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस, मेरी अपनी जो थोड़ा सा मेरा तजुर्बा है
लोकल गवर्नमेंट के साथ। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही एक अजीब सी सोच होगी, ये मुमकिन नहीं है। और कारकर्दगी हमारी ये थी कि इतनी सारी तबाही जो सारी दुनिया को आप लोगों ने दिखाई, मीडिया पे नजर आई, अगर हमारी सलाहियतें नहीं होती, हमारी तैयारी ना होती, तो शायद 4-5 घंटों के अंदर अंदर हम वो तमाम सड़कें खोल न देते, थ्रू न कर देते। और सही है, ठीक है। सुबह अच्छा, ये सही साहब आप जो बात कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हमने ये भी देखा कि फारूक सत्तार साहब रात भी पानी में डूबे हुए गाड़ी के बोनट पे बैठे हुए थे। गवर्नर साहब उनके हमरा फिर सुबह 5 बजे के करीब या 4 बजे के करीब उन्होंने एक मीडिया टॉक भी की है। अब इंतज़ामी मसला कह लें या मसला ना भी हो, एक पुराने देरीना मसाइल तो कराची के अंदर हैं। इससे पहले इक़्तिदार उनके पास था, अब आपके पास है। बुनियादी सवाल ये है कि क्या इन मसाइल को हल करने के लिए, बिलखुसूस म्यूनसिपैलिटी के इश्यूज़ हल करने के लिए अपोजिशन की जमातों के साथ भी आपकी कोई बातचीत है, उनसे कोई सबमिशन आप ले रहे हैं, या उनके पास ठोस जवाब हैं कि आप कुछ कर ही नहीं रहे? देखिए फैसल, इस वक्त भी कराची में जहाँ पीपल्स पार्टी का मेयर है, हमारे 25 में से 13 टाउन के चेयरमैन हैं, तो वहाँ 9 चेयरमैन जमात इस्लामी के हैं, 3 पीटीआई के भी हैं। इसी तरह सैकड़ों जो चेयरमैन हैं, मतलब 104 हमारे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो ऑपोजिशन के भी हैं, जमात इस्लामी के भी हैं, पीटीआई के भी हैं, कुछ और छोटी जमातों के भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो हम पर जितनी तनकीद करें, लेकिन मैं ये बात बरमला उसका एतराफ़ करता हूँ कि कल तमाम जो मुंतखब नुमाइंदे हैं बल्दियाती, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, जमात इस्लामी से हो, पीटीआई से हो या किसी और जमात से हो, सब ने मेहनत की है, काम किए हैं और कोशिश की है कि लोगों के मसाइल में वो कमी लाएं। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं। अब जो सियासी जमातें हमारी मुखालफत करती हैं, ज़ाहिर है उनको कोई ना कोई चूरन बेचना है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर हम सब भी ठीक करें ना, अगर कुछ भी ना हो रहा हो, तब भी इन्होंने कीड़े निकालने हैं, और वो हम ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं, उनका हक है वो करते रहें। फारूक सत्तार साहब निकले, बार बार निकले, लेकिन मुझे खुशी होती कि जब वो रात को गए थे तो आज दोपहर में भी ज़रा उन्हीं सड़कों पर जाके चक्कर लगा लेते, ज़रा देख लेते कि क्या हालत है उसकी। दोपहर को मेरे ख्याल आप उनको साथ बिठा लेते और आप ले जाके दिखाते कि जनाब देख लें रात और आज दिन में क्या फ़र्क है। आप अच्छा मशवरा है, अगली दफ़ा ये करूँगा। नहीं, ये वैसे भी निकलते हैं या बरसात में ही निकलें? अब वो एक कहावत है, वो मैं दोहराने नहीं चाहता हूँ। अच्छा, ये बताएं मुस्लिम लीग नून, वैसे हम देख रहे थे मुस्लिम लीग नून का जो क्रिटिसिज्म आ रहा है बिलखुसूस सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं कि कराची में सिर्फ ग्रीन लाइन का ट्रैक बचा है जो मियां नवाज शरीफ ने बनाया था, बाकी पीपल्स पार्टी एमक्यूएम ने जो कुछ बनाया सब डूब गया। ऐसे मेरी आदत नहीं है, मेरा मिजाज नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो रावलपिंडी में हुआ, वहाँ लोग गाड़ियों में डूब के मर गए थे बेचारे, उनकी मौत वाक़ई हो गई थी। हमारे यहाँ ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई, हलाकतें कुछ हुई हैं, लेकिन उसकी वजूहत कोई और है। मेरा ये ख्याल है कि जब इस किस्म की कोई कुदरती आफत आती है, उसमें अच्छा है हमें वो कोई मशवरा दे दें, हमें कोई बताएं कि आपकी ये कोताही है, इसको हम ठीक कर लें, हम ठीक कर लेंगे। लेकिन अपने गरेबान में झांकने के बजाय इस किस्म की बातें करना मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि उन्हें थोड़ा सा शायद मोहतात होना चाहिए। अगरचे ये सूबाई हुकूमत या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का या बल्दियाती इदारे का ये काम नहीं है, लेकिन बिजली का मसला सबसे ज़्यादा कराची में होता है। और रात भी लोगों को शिकायत ये थी कि 10-10 घंटे हो गए, 8-8 घंटे हो गए, 12-12 घंटे हो गए, बिजली नहीं आ रही, यूपीएस काम करना छोड़ गए हैं, मसाइल बढ़ गए हैं हमारे। इसके लिए भी आपने उनसे बात की के इलेक्ट्रिक से कि जनाब आप भी अपना सिस्टम को बेहतर करें, इतने अरसे से आप खुशखबरियाँ सुनाते हैं, हम ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, कीमतें नर्ख जो हैं वो बढ़ाते चले जाते हैं और बिजली का निज़ाम बेहतर नहीं होता और करंट लगने के वाक़यात भी होते हैं। इरशाद साहब, ये वाकई एक बहुत बड़ा मसला सिर्फ कराची का नहीं है, ये पूरे सूबा सिंध में है। कराची में के इलेक्ट्रिक को हम भुगत रहे हैं और बाकी हमारे पास 2 और कंपनीज हैं, हेस्को और सेपको, वो दोनों सरकारी हैं, ये प्राइवेट है। यहाँ के इलेक्ट्रिक ने एक अजीब निज़ाम राइज किया हुआ है, वो उसको जो कहते हैं ना, आपको याद होगा फाटा में कलेक्टिव पनिशमेंट का एक निज़ाम होता था, बड़ा गैर इंसानी और गैर कानूनी, गैर आईनी, कि अगर कोई एक शख्स जुर्म करता था तो उसके पूरे ख़ानदान को सज़ा देते थे, उसकी जो जायदाद थी वो तोड़ देते थे, घर उनके बर्बाद कर देते थे, वो सबको सज़ा मिलती थी। और आज के ज़माने में वो फाटा में भी ख़त्म हो गया है और किसी मौजूद माशरे में इसका तस्वुर भी नहीं है।
लेकिन के इलेक्ट्रिक ने कराची में ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट वाला निज़ाम है आज भी वो राइज किया हुआ है। अच्छा। अगर कोई किसी मोहल्ले में कोई 2-4 लोग ऐसे हैं जो बिजली चोरी करते हैं या 2-4 लोग ऐसे हैं जो बिजली का बिल नहीं देते, बजाय उनको सजा देने के ये करते क्या है कि उस पूरे इलाके की बिजली बंद कर देते हैं और या वहाँ पे 14 घंटे 10 घंटे 15 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर देते हैं। अब वहाँ पे अक्सरियत या अगर आधे लोग भी ऐसे हैं जो बिजली का बिल अदा करते हैं, वो आईनी कानूनी तौर पर अखलाकी तौर पर तो इस बात के हकदार हैं कि उन्हें अनइंटरप्टेड जो है बिजली फराम करेगी इलेक्ट्रिक, लेकिन वो नहीं करते हैं। उनसे हम बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि हम सिर्फ उसकी बिजली काट सकें जो बिल नहीं अदा करता या चोरी करता है। या मतलब अगर खराबी आपके निज़ाम की है, कोताही आपकी है, दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई, आप कहते हैं हमने पता नहीं कितनी कितनी अपने सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट्स कर ली हैं, आपके पास अभी तक ये निज़ाम नहीं है कि अगर एक आदमी बिल नहीं भरता तो उसकी बिजली बंद करूँ, बाकी की ना करूँ। तो ये आज भी 16-16 घंटे 10-10 घंटे 12-12 घंटे बिजली बंद करते हैं उन लोगों की भी जो बिजली का बिल अदा करते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे पानी की सप्लाई मुतासर होती है। नतीजा ये होता है कि कराची के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर हमारा जो सीवरेज का निज़ाम है या बारिशों में ड्रेनेज का जो सिस्टम है जो ड्रेन करते हैं पानी, वो पंपिंग स्टेशन पे चलता है। अगर पंपिंग स्टेशन नहीं चलेंगे तो हम पानी ड्रेन आउट नहीं कर सकते हैं और वहाँ पे जो हमारे पंपिंग स्टेशन हैं वो मुतासर हो जाते हैं। जनरेटर्स आप कितने चलाएंगे ज़ाहिर है वो मुतासर हो जाते हैं। बिजली की जब चली जाती है बारिशों में एक नया क्राइसिस पैदा हो जाते हैं। हमारे अंडर पासेस जो है वो हम खाली नहीं कर सकते। आपको पानी नजर आ, बुनियादी तौर पर उसका बड़ा सबब ये है कि वहाँ बिजली नहीं होती और वहाँ के जो ड्रेन आउट करने का जो सिस्टम होता है वो चलता नहीं है, वो भर जाते हैं। तो उसके अलावा पानी की सप्लाई मुतासर होती है। जिस तरह मैंने कहा वो जो हमारे नशेबी इलाके हैं वहाँ से सीवरेज का पानी पंप आउट नहीं होता। बहुत सारे क्राइसिस पैदा हो जाते हैं एक के बाद। अब वो कोशिश हम कर रहे हैं, बारहा इनसे बातचीत की है, बहुत मगजमारी की है, लेकिन मैं मानता हूँ अपनी खामी को, नाकामी को, कि हम अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो सके हैं। ये मैं समझता हूँ कि जो डेथ्स हैं, करंट लगने से डेथ्स हो रही हैं, बाज़ों का गवर्नमेंट जो है वो कंपनसेशन अनाउंस कर देती है जो लवाहिकीन है उनके लिए, लेकिन आप नहीं समझते कि सूबाई हुकूमत की बात अगर नहीं सुनी जा रही है तो ये कंपनसेशन भी फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको करनी चाहिए, खा वो प्राइवेट हो या सरकारी हो? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि अगर ये साबित हो जाए कि उनकी कोताही से, उनकी गलती से किसी की जान गई है तो सिर्फ कंपनसेशन की बात तो नहीं, सजा भी होनी चाहिए। ये तो कोई बात नहीं है। अगर आप अपना निज़ाम, और जब प्राइवेटाइज हुए थे तो बड़े दावे किए गए थे और पता नहीं क्या क्या सवाने ख्वाब दिखाए गए। अभी जो डेथ्स हुई हैं, एक तो ये बता दें एग्जैक्ट कितनी है करंट लगने से, और उस पर क्या कोई हुकूमत चाराजोई करेगी, कोई FIR, कोई मुकदमा दर्ज करवाएगी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ? नहीं, जो हमारे पास अभी नंबर है वो 15 के करीब है टोटल, लेकिन उसमें करंट लगने वालों की तादाद कम है। लेकिन देखिए, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ ना, करंट लगने से अमवात तो होती हैं, खैर वो बदकिस्मती से इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन जब वो बिजली या तो चले बारिश की वजह से कोई फॉल्ट आ जाते हैं, बंद हो जाते हैं कुछ, वो एक अलग चीज होती है। ये जानबूझ के खुद बंद कर देते हैं इसलिए कि इनके सिस्टम में इतने फॉल्ट्स हैं कि इनको डर होता है, इनको अंदेशा होता है कि कहीं ना कहीं लोगों की जानें चली जाएंगी। अब वो चीजें करेक्ट करनी चाहिए ना इनको। दुनिया में कहीं शायद बहुत कम ऐसा होता होगा। ये जाहिर कराची तो एक बड़ा शहर है, यहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और एक प्राइवेट इदारा है, इसका मुकाबला शायद सरकारी इदारों के साथ नहीं करना चाहिए, कंपेरिजन उसका नहीं होना चाहिए। तो इनको तो अपने निज़ाम में ये खामियां बिल्कुल सिरे से खत्म कर देनी चाहिए। ये इम्कान नहीं होना चाहिए कि जी अगर कहीं बारिश का एक कतरा पड़ेगा तो हमारे सिस्टम में जो खराबियां उसकी वजह से लोगों की जानें चली जाएंगी। तो मैं समझता हूँ ये सोल्यूशन नहीं है कि वो बिजली बंद कर देते हैं और जिसकी वजह से मजीद हमारे जो क्राइसिस है वो मल्टीपल हो जाते हैं ना, बहुत मुश्किल पैदा हो जाती है। सही साहब, लास्ट क्वेश्चन, आप कराची में मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई, KPK में बादल फटे, मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई, आप समझते हैं कि KPK में भी जो कुछ हुआ वो कुदरती आफत है, उसमें सूबाई हुकूमत की या इंतज़ामी कोई गफलत नहीं है? देखें, कहीं ना कहीं हमारी कोताही भी हो सकती है, उनकी कोताही भी हो सकती है, लेकिन बदनसीबी ये है, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि हमें ख़ास तौर पे जो ये डिज़ास्टर्स होते हैं या जो कुदरती आफात होती हैं उसमें पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि KPK के अंदर ये हुआ, पीपल्स पार्टी के कितने लोगों ने वो मोबाइल फ़ोन लेके जाकर कोई बैशिंग की होगी PTI की हुकूमत की? मैंने तो नहीं देखा। ये इवन मैंने पिंडी में भी नहीं देखा, मैंने लाहौर में भी नहीं देखा, मैंने कहीं और भी नहीं देखा। हमारे साथ कराची में हमेशा ही होता है कि हमारे मुखालिफिन भी आ जाते हैं और माजरत के साथ जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं वो भी कुछ शायद ओवर हो जाते हैं। मीडिया को खबर बिल्कुल देनी चाहिए
हमारी कमी कोताही की नजर आए उसकी निशानदेही बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उनके अल्फाज, उनका रवैया, उनकी टोन जो बिल्कुल ही नजर आता है कि ये बाइस हैं पीपल्स पार्टी के लिए, सिंध हुकूमत के लिए, और एक अजीब सी एक नहीं, सर इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहीं बदबू एक नजर आती है, वो नहीं आनी चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कल मैं खुद एक टीवी चैनल पे, उन्होंने मुझे लिया फोन पे, उनके 2 रिपोर्टर खड़े थे, उन्होंने बॉक्स बनाए हुए थे, दोनों रिपोर्टर जिन सड़कों पे खड़े थे वहां पीछे ट्रांसपोर्ट चल रही थी, मोटरसाइकिलें चल रही थी, सड़कों पे बिल्कुल पानी नहीं था। अच्छा, लेकिन उनके अल्फाज और बातें सुनते तो लग रहा था कि वो समंदर के बीच में खड़े हैं। तो ये रवैये थोड़े से मैं समझता हूँ नहीं, ये मुमकिन है इनफरादी तौर पर ऐसा होता हो, लेकिन देखें ओवरऑल मीडिया ने तो वो दिखाना है जो हो रहा है, जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, वो उन्होंने बयान करने हैं। उसमें मेरा नहीं ख्याल कि जब स्वात का वाक़या हुआ तो मीडिया वही कुछ दिखा रहा था, जब ये बुनेर में जो कुछ हुआ, पिंडी में जो कुछ हुआ, लोगों को तो मीडिया के ज़रिए पता चला ना। तो हुकूमत तो जो भी हो उसकी ख्वाहिश होती है कि किसी को कुछ पता ना चले, तो मीडिया ने ही दिखाना होता है और मीडिया ने ही बताना होता है कि ये कुछ हो रहा है। नहीं, मैं देखिए, मैंने ये कहा जी कि जो खबर है बिल्कुल बतानी चाहिए, सड़कों पे सड़कें डूबी बताना चाहिए, लोग बेचारे डूबे बताना चाहिए, लोग तकलीफ में थे बताना चाहिए। लेकिन अगर आपके रिपोर्टर्स या आपके एंकर्स का रवैया ऐसा हो जाए जैसा जमात इस्लामी के हमारे मुखालिफिन का होता है, MQM के हमारे मुखालिफिन का होता है, या किसी और हमारे सियासी मुखालिफ का होता है, तो मैं समझता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट रिपोर्टर में और हमारे सियासी मुखालिफ के रवैये में, उनके बातचीत करने के अंदाज में फ़र्क होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल फ़र्क होना चाहिए, लेकिन ये भी तो बदकिस्मती की बात है कि हुकूमत कोई भी है, किसी की वो कहीं भी हो, अवाम बेचारे समझते हैं कि हमारी बात अगर कोई सुनता है और लोगों तक पहुंचाता है तो वो मीडिया है, और हुक्मरानों के कानून में भी उस वक्त हुक्मरानों तक भी वो बात, हुक्मरानों तक बात भी वो मीडिया ही पहुंचाता है। नहीं, आप हमारी आवाज भी आप ही है ना लोगों तक। मैं अब आपके थ्रू ही बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग सुनेंगे मेरी आवाज, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा खबर में और किसी और चीज में फर्क होना चाहिए। मेरा अपना नुक्ता नजर है, लोग इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने महसूस किया, इस बात से हम इत्तेफाक करते हैं कि बायस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया। आप एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे इरशाद साहब। ये सैलाब और इसकी तबाहकारियाँ, इस बारे मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन जो अहम डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब का काबुल जाना और वहाँ पे उनके जो कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे मुलाकात भी हुई है, सैफ अली की मुज़ाकरात भी हुए हैं, और डेफिनेटली वो सिलसिला जो चीन से शुरू हुआ था, और चीन ने ही बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात को बेहतर किया जाए। और उसके बाद हमने ये स्टेटमेंट भी देखी थी कि कायम मकाम हुकूमत के तर्जुमान की तरफ से कहा गया था कि किसी भी और मुल्क में जाके शरंगेज़ी करना जो है उसकी इजाज़त नहीं है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, ये कितना अहम है, और ये क़ुर्बतें जो हैं पाकिस्तान के जो बड़े जायज़ रिजर्वेशन हैं, अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल होना पाकिस्तान के ख़िलाफ़, क्या अब उस पर कुछ मज़ीद बेहतरी आएगी? देखिए, पहले भी जब वज़ीर ख़ारजा, चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात कराई थी दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की, तो सूरत हाल बेहतर हुई थी। हमारे यहाँ भी उससे पहले और काबुल में भी उससे पहले तलख़ी ज़्यादा थी, और यही वजह है कि उस मुलाकात के बाद फिर बयानात की तलख़ी भी कम हुई और कुछ और भी इक़दामात काबुल हुकूमत की तरफ से देखने को मिले। ये बात पाकिस्तान को और काबुल, अफ़गानिस्तान दोनों को समझने की है कि दोनों एक दूसरे के मुखालिफ और दुश्मन बनकर सिवाय तकलीफ़ के, सिवाय तबाही के, सिवाय बर्बादी के, सिवाय मुश्किलात के कुछ हासिल नहीं करेंगे। ये दोनों के लिए बात है, एक के लिए नहीं है। तो इसलिए वो जो अल्लामा इकबाल ने तो ये कहा था कि जब काबुल और अफ़गानिस्तान में बदअमनी होगी तो पूरे ख़ित्ते में और पूरी दुनिया में बदअमनी होगी। एशिया में उन्होंने ये कहा था कि एशिया का ये दिल है,
और जब यहाँ बदअमनी होगी तो आप पूरे समझे कि ख़ित्ते में और एशिया में बदअमनी होगी, और ये हम माजी में इसका तजर्बा कर चुके हैं, वजूहात कुछ भी थी। तो यही एक हकीकत है, और इसका इदराक काबुल को इसलिए ज़्यादा होना चाहिए कि इस वक्त काबुल एक तन्हाई का शिकार तो है, पूरा मगरब उसके ख़िलाफ़ है, उसका रवैया मुआनदाना है, अमेरिका उसके ख़िलाफ़ है, और पाकिस्तान वो मुल्क है जो अब भी कई लाख अफ़गानों की मेज़बानी कर रहा है। यहाँ इलाज मुआलजे के लिए अफ़गान आते हैं, यहाँ से उन्हें खुराक भी जाती है, अद्वियात भी जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें भी जाती हैं। अफ़गानिस्तान डिपेंडेंट है आज के दिन तक पाकिस्तान का। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान के साथ अगर तलख़ी होगी, मैं दुश्मनी का लफ्ज़ इस्तेमाल जानबूझ के नहीं कर रहा, अगर तलख़ी होगी, रंजिशें होंगी, गलत फहमियाँ होंगी, तो फ़ायदा नुकसान हमें भी है और नुकसान काबुल को भी है, अफ़गानिस्तान को है। क्योंकि अफ़गानिस्तान का में तो अभी तक तामीर नौ का काम ही मुकम्मल नहीं हुआ। हम तो जो भी है जैसा भी है, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, हमारे पास इदारे भी मौजूद हैं, बाकी भी बहुत कुछ हम हैं। एक ऐसी रियासत के तौर पर हमारे पास रियासती ढांचा भी है। अफ़गानिस्तान तो अभी तक इन चीज़ों से महरूम है। तो उसको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कितने मुफीद हैं, और चीन की यही ख्वाहिश और यही कोशिश नज़र आती है। लेकिन इरशाद साहब कुछ जो रिजर्वेशन है वो देखें। अब जो मसला है वो ये है कि वहाँ जो दाइश मौजूद है, जो टीटीपी मौजूद है या दूसरी तंजीमें मौजूद हैं, उसको देखने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम सीधा इल्ज़ाम आयद करें कि जी वहाँ की हुकूमत की खुशनुदी से ये सारे कुछ बैठे हुए हैं। दूसरा ये है हमदर्दाना नुक्ता नज़र ये है कि जी वहाँ हुकूमत की रेट कमज़ोर है, हुकूमत चूँकि वहाँ रियासती ढांचा कमज़ोर है, रियासती निज़ाम अभी तक मुकम्मल तौर पर हावी नहीं है पूरे मुल्क पर, तो उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन इसमें इरशाद साहब ये चीज़ अगर ख़ुद अफ़गान हुकूमत भी कहे तो फिर हम उसकी मदद कर सकते हैं, हम साया उसकी मदद कर सकते हैं। उसमें पाकिस्तान मदद कर सकता है, उसमें चीन मदद कर सकता है, उसमें ईरान मदद कर सकता है, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान मदद कर सकते हैं। तो अफ़गान हुकूमत का रवैया ये होना चाहिए कि वो इस बात पर ना अड़ी रहे कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, सही, या हमारी तो रेट कायम है यार। उसमें अगर वो अपनी इस कमज़ोरी को अपने दोस्तों के सामने रख कर मदद के तलबगार होंगे तो उनका भी फ़ायदा है और हमसायों का भी फ़ायदा है। जो इरशाद साहब UN मॉनिटरिंग सेंक्शन कमेटी है, उसको जो रिपोर्ट जमा करवाई गई थी लास्ट, उसमें ये कहा गया कि जो है वो बेसिकली ट्रेनिंग दे रहा है TTP को भी, उसमें वो जो खुरासान तंजीम है उसको भी, तर्किश इस्लामिक मूवमेंट को भी, तो बहुत सी तंजीमें अफ़गानिस्तान से जो हैं वो ऑपरेट हो रही हैं। और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये था कि जो आशीर्वाद है काबुल का या कायम मकाम हुकूमत का वो हासिल है। बहरहाल वो तो एक रिपोर्ट है, मारूजी हालात पाकिस्तान भी समझता है, चीन भी समझता है और काबुल भी समझता है। अब जो एक क्वेश्चन है, ये जो खटका है, बहुत सी कुव्वतों की कोशिश ये भी होगी कि ये तीनों मुल्क अगर अपने बाहमी मामलात और बिलखुसूस दहशतगर्दी के मसाइल को हल कर लेते हैं तो ये उनकी फेवर में नहीं होगा। किसी साजिश से या किसी बदनज़री से बचने के लिए पाकिस्तान की अप्रोच क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान की अप्रोच मैं बयान कर चुका हूँ कि हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि ये हमारे हमसाए हैं, ये हमारी ज़रूरत है, हम इनकी ज़रूरत हैं। तो इस सूरत में हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ ना हो कि जो कुछ हो रहा है वहाँ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, उनकी कमज़ोरी से, कोताही से नहीं हो रहा, उस वक्त तक हमारा रवैया तल्ख़ नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे दोस्त हैं इन्वर्टेड कामा, हमारे जो मेहरबान हैं, उसमें भारत भी है, उसमें कई और भी हैं। अमेरिका का अब आजकल नाम नहीं लेना चाहिए, वो तो अब हमारा हकीकी मानों में दोस्त है, मेहरबान है हम पर। तो उनकी तो ख्वाहिश यही होगी कि ये दोनों मुल्क लड़ते रहें और पाकिस्तान कमज़ोर हो तब भी उनका फ़ायदा है, अफ़गानिस्तान कमज़ोर हो तब भी उनका फ़ायदा है। अफ़गानिस्तान में अमन ना आए तब भी वो फ़ायदे में है, पाकिस्तान में अमन ना आए तब भी फ़ायदे में है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन मसाइल को मिलजुल कर, चीन इसमें हमारा इसलिए
ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है कि चीन वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चीन का वहाँ असर रसूख है, चीन की बात वहाँ सुनी जाती है। और हमें कुछ इलाकों को लेकर चीन के भी रिजर्वेशन सेम है जो पाकिस्तान के हैं दहशतगर्दी के हिसाब कुछ से। इलाकों को नहीं, कुछ मामलात को कहना चाहिए कि उनकी रिजर्वेशन हैं। यानी ख़ुद काबुल हुकूमत को, अफगान हुकूमत को सोचना चाहिए कि चीन जो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक ही खिड़की उनके लिए खुली है, पाकिस्तान और चीन की जी। उसके अलावा तो कोई उनका हाथ नहीं पकड़ा बज़ाहिर ना हमदर्द है ना कोई हमनवा है। तो अगर उनकी रिजर्वेशन भी आप दूर नहीं करते तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए माजी को भूल जाएं, आप उन तंजीमों को जो आपके लिए भी मसला है, ख़तरा है, हमारे लिए भी मसला है, चीन के लिए भी मसला है, और उसका फ़ायदा सरासर अफ़गानिस्तान के मुखालिफिन को है, किसी और को नहीं। सही है। तो उनको कंट्रोल करें। कितना बड़ा चैलेंज रहेगा तालिबान हुकूमत के लिए इरशाद साहब के दीगर कौमियतों को एज़ पर प्लान या दोहा मुज़ाकरात इन्होंने अभी तक हुकूमत में शामिल नहीं किया। तय तो ये होता कि कौमी हुकूमत होगी जिसमें जो शिमाली इलाके हैं उनकी नुमाइंदगी भी होगी, तालिबान के जो इलाके हैं उनकी भी नुमाइंदगी भी होगी। तो क्या अब ये प्रेशर आप समझते हैं कि काबुल टैकल कर गया है, या ये इंटरनल प्रेशर भी एक बहुत बड़ी रुकावट बनेगा कि चीन अगर सरमायाकारी करता भी है तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगे? देखें, एक है बैरूनी दबाव, एक है यूरोप और अमेरिका के मतालबात या ख्वाहिशात या फरमाइशें, एक है अफ़गानिस्तान अफ़गान गवर्नमेंट का अपना कौमी मफाद और उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ। दोहा मुआहदे को एक तरफ रख दें सॉरी जी, अमेरिका के साथ या आलमी बिरादरी के साथ उनकी कमिटमेंट को एक तरफ रखें। एक मुस्लिम रियासत है जिसने अपने अखलाकी तकाज़ों को मद्देनज़र रखना है, अक़लियतों के साथ हुस्न सलूक, उनके साथ बराबरी का रवैया, ख़वातीन की तालीम जिसका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया है, ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है। ये अमेरिका कहे ना कहे, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। फिर इसी तरह जो लोग आपके हामी नहीं हैं, आपके साथ उस तरह से वो नहीं हैं, क्या उनकी नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए? एक ऐसी जमहूरियत का क़याम जो आपके नुक्ता नज़र से, या ऐसे सिस्टम का, चलो जमहूरियत का लफ्ज़ आपको अच्छा ना लगे शायद, ऐसे सिस्टम का को वजूद में लाना जिसमें सबकी नुमाइंदगी हो, सब कौमियतों की, कौमों की, मसाले की, नस्लों की, ज़ुबानों की नुमाइंदगी हो, वो आपके मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना नहीं है, आपके सामने मिसाक मदीना नहीं है। तो आपको तो अपने तौर पर भी ये ज़िम्मेदारी समझते हुए आपको ये सारे काम करने हैं। आपको एक मिसाली मुआशरा वजूद में लाना है, लोगों को बताना है कि जी हम सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें नहीं करते, हम अमल भी करते हैं। ये क्या बात हुई जी, हम यूरोप की ये बात नहीं माने कि अमेरिका यूरोप अगर सही बात कर रहे हैं तो आप माने, गलत बात कर रहे हैं बिल्कुल ना माने। आप दुरुस्त बातें भी तो नहीं मान रहे जो आपके अपने करने के काम है, ये भी एक बुनियादी मसला है। एक ब्रेक लेते हैं, हमें साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, जो मौजूदा गवर्नर है कामरान टिसोरी साहब, वो कहते हैं, रात उन्होंने कहा मैं तो घुटनों पानी में हूँ। लेकिन बुनियादी सवाल ये है, आप गवर्नर रहे हैं और बिलखुसूस कराची का ये जो निकासी आप का मसला है, या इस तरह के म्यूनसिपैलिटी के जो दीगर मसाइल हैं, खा वो कूड़ा करकट के हों, बुनियादी तौर पर इनके हल ना होने में रुकावट क्या है? क्या इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जिनके पास पहली बार ये मेयरशिप आई है कराची की, सारा इल्ज़ाम उनको देना दुरुस्त है? देखिए, गवर्नर साहब के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जो मीडिया प्रेजेंस से ज़्यादा और कोई काम नहीं है। इस वक्त तो गवर्नर जाके गाड़ी को धक्का लगा रहे हो कि मैं घुटनों पानी में हूँ, तो हुआ करें, क्या कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली तो जो सारा ब्लेम है वो मेयर कराची के ऊपर जाता है। जब मुर्तज़ा वहाब मेयर बने थे तो मैंने उस वक्त ये सोचा कि
हुआ तो ठीक नहीं है, क्योंकि इलेक्शन तो ये नहीं जीत के आए, ये तो जोर जबरदस्ती पे है। लेकिन शायद कराची की किस्मत तब्दील हो जाए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के मंजूर नज़र भी हैं, पीपल्स पार्टी के पुराने हैं, सेकंड जनरेशन पीपल्स पार्टी में है, फौजिया वहाब साहिबा के बेटे हैं, तो कराची के बेटे हैं। वैसे तो मैं चीफ मिनिस्टर को भी कराची का बेटा मानता हूँ, इसलिए कि वो पले बड़े कराची में, स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए हैं, फिर आके कराची में उन्होंने बिजनेस अपना जॉब शुरू की, तो उनको भी कराची से लगाव होगा। लेकिन ये कराची का अभी जो हमने हालात देखे हैं, कि इतना अरसा वो खुदा रहा कराची की, जी रेन बन रहे हैं, अरबों रुपए की चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी नहीं हुआ। और कराची उसी तरह एक यतीम, लागर, बीमार, एक लाचार उसकी तस्वीर पे बना रहा, और लोग डूबते रहे, लोगों के अमलाक को नुकसान होता रहा, घरों के अंदर पानी आ गया, गाड़ियां डूब गई, करंट लगे, लोग मरे। वो सब उसी तरह हो रहा है जैसे हम आज से सदियों पहले देखते आए थे, कोई फर्क नहीं है। लिहाजा मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ना मेयर साहब को कोई दिलचस्पी है कराची से, और ना ही सीएम साहब कोई दिलचस्पी कराची में रखते हैं। शायद उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी कराची से इलेक्शन नहीं जीतती, यहाँ से वोट नहीं उनको मिलता, तो वो इस पर तवज्जो भी नहीं देते। रहते भी यही हैं, घर भी यही हैं, खानदान भी इधर है, बच्चे भी इधर ही हैं, सारा कुछ इधर है, लेकिन इस शहर से प्यार करने वाले हमें नजर नहीं आए। एमक्यूएम जो बड़ी दावेदार बनी हुई है कि जी वो कराची के इलेक्शन जीत कर आए, जिस तरह जीते ये भी हमसे सबने देखा, वो भी कहीं नहीं नजर आए, ना वो कोई आवाज उठाते नजर आते हैं, ना कोई काम कराते नजर आते हैं। सो कराची एक बिल्कुल बेचारगी की तस्वीर है। एक ऐसी गाय है कि जिसको जिस दर के भी गोश्त की जरूरत होती है, वहां से आके वो बोटी काट के ले जाता है, और वो गाय बीमार रहती है, फिर वो सेहतयाब होती है, फिर इसका दूध पीते रहते हैं, फिर जब बोटी की जरूरत होती है फिर ले जाते हैं। इमरान इस्माइल साहब, 3.5 साल आपको भी मिले कराची दुरुस्त करने को, और आपके दौर में क्या ऐसी तब्दीली लाने की कोशिश की गई जिसके नताइज से अवाम मुस्तफ़ीद इसलिए नहीं हो सके कि आप चले गए और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी एमक्यूएम का दोबारा कब्ज़ा हो गया, या ये जो पीपल्स पार्टी वालों से बात की जाए तो वो कहते हैं जो 2020 में जितना नुकसान हुआ था, जितनी तबाही हुई थी, अब नहीं हुई, तो ये हमारी कारकर्दगी का नतीजा है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, उनको फ़ख्र करना चाहिए। मेरा ख्याल है एक तमगा इम्तियाज़ इनको भी दे दें इसी बात पे कि जी पिछली बार कम लोग मरे थे, अब ज़्यादा, अब कम मरे, पिछले ज़्यादा मरे थे, तो बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी है आपकी। क्योंकि तमगा इम्तियाज़ तो आजकल सभी को मिल रहे हैं। मैं हैरान था कि कुछ दोस्त रह गए, उनको क्यों नहीं मिले। मैं अभी उनकी नहीं, इमरान साहब ज़रा रियलिस्टिकली बात करें। अगर कराची में देखें, बारिश तो मामूल से ज़्यादा कराची में भी हुई है, हम इंतज़ामी फेलियर को भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम KPK के सैलाब की बात करें तो आप समझते हैं कि वहाँ पे भी गंडापुर हुकूमत और बिलखुसूस 12 साल की PTI की जो कारकर्दगी है उसका पोल खुल गया है? देखिए, हम ये नहीं कर सकते कि हम एक तरफ इधर डंडा लेके पीपल्स पार्टी के पीछे चढ़ेंगे, तुमने कराची में कुछ नहीं किया, और उधर जहाँ KP में हुआ तो वहाँ उनको बख्श देंगे आप। जाहिर है कि वहाँ की भी कुटाइयाँ और लतोलाल से काम लिया गया होगा, वहाँ पे भी वो काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे कुदरती आफत के तौर पे बारिश आई। कराची में तो यहाँ पे जो 4 इंच बारिश आती है तो डूब जाता है कराची। मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ, उसके साथ कंपेयर आप इसलिए नहीं कर सकते कि वो क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन थी वहाँ पे। कराची में तो क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ कि मैं उनको बरी ज़िम्मा नहीं कर रहा इस काम से। उनको जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन करना चाहिए था, या जिस तरह से उनको फोरकास्ट के ऊपर अमल करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन मैं तो अपने शहर का रोना रो रहा हूँ जी। हमारे शहर में क्या हो रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा माशी हब है, उसके साथ क्या असर किया हुआ है। सड़कें आप यहाँ की देख लें, यहाँ के आप सोसाइटीज़ देख लें, यहाँ पे हर 3-4 किलोमीटर के बाद एक अथॉरिटी चेंज हो जाती है। 12-13 लोग कराची के ऊपर अथॉरिटी ज़िम्मेदारी रखते हैं। आप एयरपोर्ट से लेके मेट्रोपोल होटल तक एक ऑप्टिक फाइबर की वायर डालने के लिए आपको 14-15 डिफरेंट अथॉरिटी से आपको अप्रूवल चाहिए। कहीं पे मलेर कैंट आ जाता है, कहीं पे शाह फैसल बोर्ड आ जाता है, उसके बाद लियारी नदी का बाईपास लियारी अथॉरिटी आ जाती है, फिर KMC आ जाती है, फिर KD आ जाती है, फिर फलां आ जाता है। रुकने का नाम ही नहीं लेते, लामतनाई सिलसिला है, क्योंकि इसको कर नहीं पाएंगे। ये तो इमरान साहब, ये तो पूरे पाकिस्तान में है कि कोई भी काम करें 17 NOCs आपको चाहिए होती हैं। ये तो खैर मसाइल हैं। अच्छा, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स की बात करें, ख़बर ये आई कि महमूद अचकज़ई को इमरान खान ने अपोजिशन लीडर नामज़द कर दिया है। आप नहीं समझते कि ये अगर ऐसा है तो PTI की जो दस्तयाब क़यादत है ये उसकी नाकामी है, और पार्टी के बानी चेयरमैन उस पर अदम एतमाद है, उस पर अदम एतमाद है, और बानी चेयरमैन जो हैं वो एक दूसरी पार्टी के सरबराह को
और कोई इतना बड़ा वो उनका सीट्स भी नहीं है। एक सीट वाले को अपोजिशन लीडर नामजद कर रहे हैं। देखिए, एक तो ये कि महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजलुर रहमान दोनों का हमने जब हमारे पास जब हम पावर में थे, एक सियासी जमात की हैसियत से ऑपरेट कर रहे थे, तो हमने कभी कोई इनकी इज्जत अफजाई में कमी नहीं छोड़ी। आप सब इस चीज़ के गवाह हैं। सही। आप उनको साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान की तरफ से एक बहुत अच्छा मूव है कि वो महमूद खान अचकज़ई को उन्होंने ये टास्क दिया है, क्योंकि उनकी पार्टी में वाकई इस वक्त जो है अहमक जो है वो पार्टी चला रहे हैं, जो सियासी अहमक है। अच्छा। ना उनको सबका सरपैर का पता है। अच्छा, एक तो अहमक है ना, दूसरे जो अलग नस्ल है वो रले मिले हुए हैं अंदर से। वो सारे के सारे मिले हुए हैं, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। उसके बाद कोई घर बैठ जाता है, कोई सो जाता है, कोई जापान चला जाता है, कोई किधर चला जाता है। मुझे पता है कि ये सलमान अकरम राजा और ये सारे जो बैरिस्टर गौर और दीगर जो सब क़यादत है, सारी क़यादत की हम बात करें, शायद सबके नाम न ले, वो सारी की सारी क़यादत किधर गायब है, कहाँ है ये? इन्होंने क्या इन्होंने ऐसे कारनामे किए? 5 अगस्त को इन्होंने क्या किया जब इमरान खान कह रहे थे कि जी बाहर निकले? डी चौक पे इन्होंने क्या किया? 14 अगस्त को इन्होंने क्या किया? ये किधर थे? ये तो कोई कहीं भी मौजूद नहीं थे। तो ये एक अच्छा, ये तो इमरान साहब, ये तो खैर नए लोग हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं, लेकिन ये असद कैसर साहब, उमर अयूब साहब, जो दूसरे लोग हैं वो भी तो ऐसे ही हैं। तो इसका मतलब ये सारी पार्टी मिली हुई है हुकूमत से। देखिए, असद कैसर को कोई डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी दी नहीं गई इमरान खान साहब की तरफ से। ये वजह बेहतर वो जानते होंगे, लेकिन असद कैसर के पास कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। हालांकि मैं समझता हूँ असद कैसर है, उमर अयूब को तो फिर भी मैं इतना सियासी नहीं समझता जितना मैं जानता हूँ, लेकिन आतिफ खान है। उमर अयूब के पास सियासी रिस्पांसिबिलिटी भी रही, लेकिन उन्होंने भी कुछ डिलीवर नहीं करके दिया। आतिफ खान है, जुनैद अकबर है, असद कैसर है, बहुत सारे और लोग मौजूद हैं पार्टी के अंदर जो पार्टी के वर्कर को भी जानते हैं, पार्टी के मिजाज को भी जानते हैं, इमरान खान के मिजाज को भी जानते हैं और अकॉर्डिंगली काम भी कर सकते हैं। इसीलिए ना आज तक कोई मुहिम कामयाब हुई और ना ही कोई मफाहमत के दरवाजे खोलने में कामयाबी मिल सकी अब तक। तो अब आप ये समझते हैं कि मुफाहमत ही वाहिद रास्ता है? और ये जो बात सुहेल बड़ाई साहब ने कहा कि सियासी मुसालहत के लिए लाजमी है कि सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगी जाए, तो मुफाहमत के लिए माफ़ी ज़रूरी है? देखिए, माफ़ी तो इमरान खान नहीं मांगेंगे। अच्छा। और मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई एडवाइस भी उनको करेगा कि वो जाके माफ़ी मांगे। हाँ, लेकिन मुफाहमत के लिए अगर कोई दरवाज़ा खुलता है, कोई बैक डोर या फ्रंट डोर या जो भी, वो बातचीत ज़रूर शुरू होनी चाहिए थी। अब तक तो काफ़ी आगे बढ़ जाती बात, लेकिन वो बात शुरू भी नहीं हो सकी। अब मुझे नहीं लगता कि अभी मुफाहमत का कोई रास्ता फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आता, ना ही कोई इस तरफ से कोई ऐसी कोशिश नज़र आ रही है। दोनों तरफ से बड़ी सख्ती नज़र आ रही है, दोनों तरफ नरमी की ज़रूरत है। लेकिन अब ये बात किसको किसकी ज़रूरत कब पड़ती है, ये बात देखी जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब अभी तक तो अपनी जगह डटे हुए हैं। मुझे नज़र नहीं आता कि वो कोई माफी का कोई सोच भी रहे हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया साबिक गवर्नर सिंध इमरान साहब। आपके वक्त का, इरशाद साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए।